नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्हें पूरी दुनिया शहीद आजम के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह की, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटका दिया, परंतु वे उनके विचारों को फैलने से नहीं रोक सके। भगत सिंह को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में जो मुकाम हासिल हुआ है, उसमें कई कारकों का योगदान है। वे विलक्षण प्रतिभा के मालिक तो थे ही, उनमें साहस, निर्भीकता, पहलकदमी लेने की क्षमता और देश दुनिया की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानने की ललक ने उनकी दोस्ती किताबों और पुस्तकालयों से करा दी। शायद उस दौर का बहुत बड़ा योगदान था उनके व्यक्तित्व निर्माण में। वह हिंदुस्तान में बड़े उथल पुथल का दौर था। अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया, जिसका पूरे देश में तीव्र विरोध हुआ। इस आंदोलन में स्वदेशी का उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के तरीके अपनाए गए। 1911 में जनता के व्यापक आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह मोड़ था जिसने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया। इन्हीं देशकाल परिस्थितियों में भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ। वह भी ऐसे परिवार में जिसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करने की वजह से उनके पिता तथा उनके चाचा उनके कहर का सामना कर रहे थे। उनके पैदा होते ही उनके चाचा सरदार अजीत सिंह का निर्वासन खत्म होने की सूचना मिली। उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और छोटे चाचा स्वर्ण सिंह जेल से रिहा हुए। सभी ने प्यार से उन्हें भागोवाला कहा और दादी ने नाम रखा भगत सिंह। भगत सिंह के पहले 4 साल की पढ़ाई अपने गांव बंगा में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वे लाहौर आ गए और डीएवी स्कूल में उनका दाखिला हुआ। शुरुआती दौर में उन पर आर्य समाजी विचारों का प्रभाव रहा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ और इस घटना ने भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। वे लाहौर से अमृतसर गए और वहां की मिट्टी उठाकर अपने घर ले गए और स्वाधीनता का संकल्प लिया। यह वह दौर था जिसमें पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में आ चुकी थी। महंगाई आसमान छू रही थी, पूरे देश में भुखमरी फैल गई थी। युद्ध के समय बहुत सा अनाज ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने यहाँ से निकालकर युद्ध के क्षेत्र में भेजा, जिससे हिंदुस्तान में अनाज की किल्लत हो गई और भुखमरी फैल गई। इसी दौरान देश में महामारी भी फैल गई, जिसकी वजह से देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस भुखमरी और महामारी की वजह से पूरे देश में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। भगत सिंह के मन में इन परिस्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1921 में लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज के स्थापना की और भगत सिंह ने भी इसी वर्ष यहाँ पर दाखिला लिया। यहाँ उनके बहुत सारे सहपाठी और शिक्षक ऐसे थे जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी थी। छात्रों और शिक्षकों के बीच अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के बारे में बातचीत, बहस मुबाहिसे चलते रहते थे। अंग्रेजी हुकूमत के शोषणकारी निज़ाम से देश को कैसे मुक्त कराया जाए, इसको लेकर आपस में चर्चाएं चलती रहती थी। कुशाग्र बुद्धि भगत सिंह इन चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते और जोरदार तरीके से अपना मत रखते थे। इसी दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य लाला छबीलदास का मार्गदर्शन भी मिला, जिसकी वजह से उन्हें रूसी साहित्य, फ्रांसीसी राज्य क्रांति का इतिहास, वॉल्टेयर, रूसो, वीरा फिग्नर जैसे लेखकों को पढ़ने का अवसर मिला। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज धीरे धीरे क्रांतिकारियों का केंद्र बनता जा रहा था। वह दुनिया के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स तथा अराजकतावादी बकनिन के विचारों से भी प्रभावित हुए, परंतु उन्हें बाद में समाजवाद की ओर लाने का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है।
अपने संक्षिप्त क्रांतिकारी जीवन में भगत सिंह ने ढेरों लेख लिखे, परंतु उन्हें बाद में समाजवाद की ओर लाने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, कॉमरेड सोहन सिंह जोश और लाला छबीलदास को। कॉमरेड जोश कीर्ति नाम की पंजाबी मासिक पत्रिका का संपादन करते थे और भगत सिंह को उसमें लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लाला छबीलदास नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। अपने संक्षिप्त क्रांतिकारी जीवन में भगत सिंह ने ढेरों लेख लिखे। समसामयिक मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रश्नों को अपने लेखों और वक्तव्यों के माध्यम से भगत सिंह ने अपने विचारों में प्रकट किया। धर्म और जाति जैसे मसलों पर भी उन्होंने अपनी बातें बेबाकी के साथ रखी। उनके अधिकतर लेख कीर्ति नामक पंजाबी पत्र में विद्रोही के नाम से प्रकाशित हुए। कानपुर से निकलने वाली क्रांतिकारी समाचार पत्र प्रताप में वे छद्म नाम से लिखा करते थे। जून 1928 में विद्रोही के नाम से अछूत का सवाल नामक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में एक जगह भगत सिंह लिखते हैं, एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं। उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से पानी अपवित्र हो जाएगा। यह सवाल 20वीं सदी में किया जा रहा है, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है। इसी लेख में उन्होंने आगे कहा, कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निःसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमें स्पर्श हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भगत सिंह ने अपने लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज में लिखा है कि धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। इसी लेख में आगे वह लिखते हैं, यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। विश्व में जो भी काम होता है उसके तहत में पेट का सवाल ज़रूर होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से ये एक मुख्य सिद्धांत है। आगे वह लिखते हैं, लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की ज़रूरत है। गरीब, मेहनतकश व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारा असली दुश्मन पूंजीपति है, इसलिए तुम्हें उनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और उनके हत्थे चढ़ कुछ ना करना चाहिए। भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में एक जगह लिखा है कि सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होना है। हफ्ते भर में वह सुना भी दिया जाएगा। मेरे लिए इस ख्याल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मज़े लूटने और अपनी मुसीबत और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है, मगर मैं किस चीज़ की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि जब मेरी गर्दन में फांसी का फंडा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्त खींचे जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मेरा, अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूँ तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बांटे गए एक पर्चे में एक जगह लिखा था, हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम इंसान का खून बहाने की अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। असेंबली में बम फेंकने के बाद 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज की अदालत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐतिहासिक बयान दिया, जिसमें एक जगह उन्होंने कहा, जेल में हमारे पास कुछ पुलिस अधिकारी आए थे।
उन्होंने हमें बताया कि लॉर्ड इरविन ने इस घटना के बाद ही असेंबली के दोनों सदनों के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है कि यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, वरन संपूर्ण शासन व्यवस्था के विरुद्ध था। यह सुनकर हमने तुरंत भाप लिया कि लोगों ने हमारे इस काम के उद्देश्य को सही तौर पर समझ लिया है। मानवता को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और हम प्राणी मात्र को हमेशा आदर की नज़र से देखते आए हैं। हम ना तो बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहे जाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है, और ना ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यून तथा अन्य कुछ अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हम तो केवल अपने देश के इतिहास, उसकी मौजूदा परिस्थिति तथा अन्य मानवोचित आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का विनम्रतापूर्वक दावा भर कर सकते हैं। हमें ढोंग तथा पाखंड से नफरत है। भगत सिंह से अदालत में पूछा गया कि क्रांति से उन लोगों का क्या मतलब है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं हैं और ना ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। दिल्ली अदालत के निर्णय की आलोचना करते हुए भगत सिंह ने हाईकोर्ट में यह दूसरा बयान दिया। उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के संबंध में हमने जो व्याख्याएं अपने बयान में दी हैं उसे उड़ा दिया गया है, हालांकि यह हमारे उद्देश्य का खास भाग है। इनकलाब जिंदाबाद से हमारा वह उद्देश्य नहीं था जो आमतौर पर गलत अर्थ में समझा जाता है। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इनकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है।